जय हिंद दोस्तों, एसएससी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारत के एक नए टॉपिक हर्षवर्धन काल या दक्षिणी राज्य पर चर्चा करेंगे। देखिए, इसे हम गुप्तोत्तर काल भी कहते हैं। गुप्तोत्तर काल, इसे गुप्तोत्तर काल भी कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे प्लेटफॉर्म पर जो भी नया आया है, आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गुप्त काल के पतन के साथ ही उत्तर भारत में अनेकों नए राज्यों का उदय हुआ। यानी कि जब गुप्त काल था उस समाप्त हो गया, इसके बाद गुप्तोत्तर काल आया। लेकिन इस जब काल के शुरू होने के बाद क्या हुआ, इनके गुप्त काल के पतन के बाद और दूसरे कालों के शुरू हुआ तो उसमें कई नए राज्य साम्राज्य नए राज्यों का उदय हुआ। और इसमें कौन कौन सा राज्य थे? एक तो था मैत्रिक था राजवंश। दूसरा था मौखरी था। तीसरा राज्य था पुष्यभूति और परवर्ती गुप्त और चंद्रगौड़, ये राज्य हुए। इसके बाद हर्ष का राज आता है। ठीक है, तो मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में मौखरी वंश की स्थापना हुई। अब मौखरी वंश जो था ये कहाँ हुआ था? गंगा घाटी के क्षेत्र में हुआ था, मध्य गंगा घाटी के। पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं पूर्वी पंजाब में हर्षवर्धन की पूर्वज ये पुष्यभूति ये हर्षवर्धन के पूर्वज थे। इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज एवं थानेश्वर में बनाई। पूर्व में बंगाल में शशांक 7वीं शताब्दी सीई का शासन था। वाकाटक के बाद दक्षिण में जो गुप्तों के समकालीन थे, दक्कन के चालुक्यों का शासन था और उसके दक्षिण में कांची के पल्लवों का शासन था। ठीक है, पुष्यभूति वंश इनके वर्धन वंश की बात करें तो इस वंश की जानकारी स्रोत हेनसांग का यात्रा विवरण सीयू की और बाणभट्ट का हर्षचरित एवं पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख से मिलता है कि इनके जो वृत्तांत रहे, इनके जो शिलालेख हुए ना, हर्षचरित हुई, सीयू की हुई, इनसे पता चलता है कि पुष्यभूति के वंश कैसा रहा है या वर्धन वंश का शासनकाल कैसा रहा था, उसकी स्थिति क्या रही, सामाजिक स्थिति, आर्थिक, इनसे पता चल जाता है। तो हर्ष से संबंधित मधुबन एवं सोनपत अभिलेख, यानी कि हर्ष से जो संबंधित है वो कौन सा है? मधुबन है और सोनपत है। इस लेख से और बांसखेड़ा अभिलेख पर हर्ष के हस्ताक्षर है। यानी कि सोनपत अभिलेख से तो पता चलता है हर्ष के संबंधित का कि क्या संबंध रहे हैं हर्ष के, उसका शासन कैसा रहा, आर्थिक स्थिति कैसे रही। और बांसखेड़ा अभिलेख पर हर्ष के हस्ताक्षर भी हैं। पुष्यभूति गुप्तों के सामंत थे। हुनों के आक्रमण के बाद यह स्वतंत्र हो गए। जब हुनों को आक्रमण हुआ तो आक्रमण के बाद उसने इनको आजाद करवा दिया था। इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। इस वंश के प्रमुख शासकों में प्रभाकर वर्धन, आदित्यवर्धन एवं हर्षवर्धन शामिल थे, जिसे हर्ष के नाम से भी जाना जाता है। प्रभाकर वर्धन का पुत्र हर्षवर्धन था। अब आता है हर्षवर्धन 606 से ईस्वी से 647 ईस्वी। देखिए, बात अगर करें तो इसकी हर्ष जो है, हर्ष के जो पूर्व थे हर्ष के पूर्व वर्धन वंश की जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी। लेकिन हर्ष ने क्या किया, इसकी राजधानी कन्नौज को बना दिया था। हर्ष के जो समय में ही कन्नौज की राजनीतिक शक्ति का केंद्र उभर कर सामने आया था और भारत में सामंत युग के आगमन का जो सूचक रहा है। हर्ष के शासनकाल का जो आरंभिक इतिहास बाणभट्ट से पता चलता है कि हर्ष का शासनकाल कहां से कहां तक और कैसा रहा। हर्ष का साम्राज्य थानेश्वर से लेकर दक्षिण में नर्मदा तट तक, पूर्व में गंजाम से लेकर पश्चिम में वल्लभी तक फैला था। तो हर्ष का जो राज्य था उत्तर में कश्मीर को छोड़कर शेष जितने भी प्रांत बचे सब में फैला हुआ था। ठीक है, हर्ष के शासनकाल में कन्नौज को जीतकर इसे थानेश्वर से शामिल किया। हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज को जीतकर इसे थानेश्वर में शामिल किया गया। हर्षवर्धन ने अपने राजदरबार में कादम्बरी और हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट, सुशासितावली के रचयिता मयूर और हेनसांग को आश्रय प्रदान किया। देखिए, हर्षवर्धन ने अपने दरबार में कादम्बरी और हर्षचरित्र के रचयिता, कादम्बरी के रचयिता, हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट और सुभाषितावली बाणभट्ट को, यानी कि बाणभट्ट ने क्या लिखी? कादम्बरी भी हर्षचरित लिखी। और सुभाषितावली के रचयिता मयूर के रचयिता सुभाषितावली हो गया।
और हेनस्वांग को आश्रय दिया था। हेनस्वांग चीनी यात्री था। हर्षवर्धन हेनसांग से काफी प्रभावित था और उसकी अध्यक्षता में उसने कन्नौज में बौद्ध सभा का आयोजन भी किया था। हेनसांग ने अपनी पुस्तक में वर्धन की न्याय प्रणाली की प्रशंसा की। एक अच्छे प्रशासक एवं योग्य सेनापति हर्षवर्धन की 647 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इसे उत्तर भारत के व्यापक क्षेत्र में शासन करने वाले अंतिम हिंदू शासक के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसकी मृत्यु को पुष्यभूति वंश की समाप्ति एवं उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत के रूप में भी देखा जाता है। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन के काल के दौरान सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी रही, इस पर हम चर्चा करते हैं। पहले प्रशासन की बात करें। हर्ष ने अपने साम्राज्य में गुप्त काल की तर्ज पर प्रशासन किया। प्रशासन की आधारभूत इकाई गांव थी। प्रशासन में अन्य प्रमुख व्यक्तियों में नगर सृष्टि यानी मुख्य बैकर या शहर का व्यापारी, सातवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी शिल्पों के प्रधान जैसे लोग रहते थे। सार्वजनिक लेखा जोखा को व्यवस्थित रखना हर्षवर्धन के शासन की प्रमुख विशेषता थी। भौगोलिक कर वसूलने तथा पुष्पाल जमीन का हिसाब रखने वाला अधिकारी था। अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो कुल उत्पादन के 6वें भाग को कर के रूप में लिया जाता था, जो राजस्व का प्रमुख स्रोत होता था। बंदरगाहों पर लगने वाला कर, खानों से होने वाली आय, जमींदारों से मिलने वाली आय इत्यादि आय के अन्य महत्वपूर्ण स्रोत थे। इस काल में कुल मिलाकर व्यापार एवं वाणिज्य में गिरावट आई। समाज की बात करें तो हेनस्वांग के अनुसार इस समय विभिन्न जातियां विद्यमान थी और अस्पृश्य माने जाने वाली जातियां भी विद्यमान थी। हालांकि बलात्श्रम नहीं था, यानी बलात्श्रम का बच्चों से काम नहीं किया जाता। इस समय महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। स्वयंवर की प्रथा, पति को चुनने का विकल्प अप्रभावी हो गई। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी और समाज में सती एवं दहेज प्रथा प्रचलित थी। धर्म की बात करते हैं तो हालांकि हर्षवर्धन एक धर्मनिरपेक्ष राजा था, जहां सभी धर्म के लोग शांतिपूर्वक तरीके से रहते थे, लेकिन अन्य की तुलना में ब्राह्मणवाद अधिक प्रभावी था। शुरुआत में हर्षवर्धन शिव का अनुयायी थे और आगे चलकर यह महायान बौद्ध धर्म में शामिल हो गया। हेनस्वांग के अनुसार हर्षवर्धन प्रत्येक 5 सालों में प्रयाग में महामोक्ष परिषद आयोजित करता था और प्रशासन, धर्म, शिक्षा इत्यादि के संदर्भ में अनुदान की घोषणा करता था। कला एवं संस्कृति की बात करें तो हर्षवर्धन कला एवं साहित्य का संरक्षक था और उसने बाणभट्ट, मयूर, तमंग, दिवर इत्यादि को संरक्षण प्रदान किया। अब यहाँ बाणभट्ट की बात आ रही है कि भाई बाणभट्ट ये इसको जो संरक्षण दिया था कौन ये बाणभट्ट? देखिए, बाणभट्ट जो है संस्कृत साहित्य के विद्वान थे और हर्षवर्धन के दरबार में प्रमुख कवि भी थे और इन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना करी थी। तो हर्षचरित्र में हर्ष के शासनकाल से आरंभिक वर्षों का वर्णन मिलता है। किससे? हर्षचरित्र में हर्ष के शासनकाल के आरंभिक वर्षों का जो विवरण है उसमें मिलेगा हर्षचरित्र में। जबकि कादंबरी में संस्कृत गद्य साहित्य की एक कल्पना से प्रेरित है ये, और इसमें ऐसा माना जाता है कि हर्ष की जो महानता थी वो उसमें कादंबरी में लिखी गई। बाणभट्ट ने अपनी रचनाओं द्वारा उसे महान बताया। एक तो हर्ष महान था ही, लेकिन इसने क्या किया, बाणभट्ट ने अपनी रचनाओं के द्वारा से और भी महान बना दिया था। तो बाणभट्ट का ये यहाँ पर रोल अदा हो रहा है, जिसको इतना संरक्षण दिया भी गया था। ठीक है। इसके बाद एक हेनस्वांग का भी नाम इसमें आ रहा है कि हेनस्वांग, तो देखिए यह जो क्या था, हेनस्वांग एक चीनी यात्री था और बौद्ध धर्म को खोजने के लिए भारत में आया था। बौद्ध महायान ये क्या था कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। 630 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया था और उसके दरबार में 635 से 643 ईस्वी तक रहा। जो है यह जो था हर्षवर्धन द्वारा आयोजित प्रयाग धर्म सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। हेनस्वांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में जो तालांग सीयूची है के अंतर्गत भारत की तत्कालिक धार्मिक, राजनीतिक, जो उस समय प्रचलित थी, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का विवरण दिया था। यह भारत में 657 हस्तलिखित ग्रंथ लेकर अपने साथ चला गया, जिसमें से 74 ग्रंथों का इसने चीनी भाषा में अनुवाद किया था। ये था भैया बाणभट्ट और
इसके बारे में, हिंसवांग के बारे में जानकारी। बाणभट्ट ने हर्षचरित, कादंबरी और पार्वती परिणय लिखे। हर्ष एक कवि था और उसने 3 संस्कृत नाटकों का संकलन किया, जिसे नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका कहा गया है। सिरपुर में ईंटों से बना लक्ष्मण मंदिर हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान ही निर्मित हुआ। यानी कि सिरपुर में ईंटों से बना एक मंदिर था, कौन सा? लक्ष्मण मंदिर। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में बनाया गया था। कांची के पल्लव, पल्लव में कांची में शासन किया, जिसकी राजधानी महाबलीपुरम या मामल्लपुरम थी। इस वंश के महत्वपूर्ण शासक निम्नलिखित थे। पहला महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी। इन्होंने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हराया गया था। इसे चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हराया गया था। इसने मतविलास, सत्यसंधा, विचित्र चित्र एवं गुणभर, चेतकारी, मंदिर निर्माता और चित्रकाली पुल्ली चित्रकार इत्यादि उपाधियां धारण कर रखी थी। मानदगापुथु अभिलेख में चट्टानों को काटकर मंदिरों का निर्माण की शुरुआत का उल्लेख किया गया है। यह चित्रकला, संगीत एवं साहित्य में निपुण था और इससे मतविलास प्रहसन नामक प्राचीन संस्कृत एकांकी नाटक का संकलन किया। कुदुमल्लाई में संगीत शिलालेख इससे संबंधित थे। नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी। कुरम के ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को मणिमंगलम के युद्ध में हराया था। इसे महाबलीपुरम या मामल्लपुरम नामक एक बड़े शहर की स्थापना की और मामल की उपाधि धारण की। बादामी पर विजय हासिल करने के बाद इसने वातापिकोंडा की उपाधि धारण की। इसने श्रीलंका में नौसेना अभियान भेजा और श्रीलंका के राजकुमार मानवर्मा की सत्ता को फिर से बहाल किया। चीनी बौद्ध यात्री हेनस्वांग ने इसके शासनकाल में कांची की यात्रा की थी। अब है नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसे राजा सिंह के नाम से भी जाना जाता था। इसने शंकर भक्त, आगम प्रिय इत्यादि की उपाधि धारण की। इसने चीन में राजदूत भेजे। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण इसी के शासनकाल में हुआ। यह भी इंपॉर्टेंट है कि कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में। संस्कृत भाषा का विद्वान दंडी इसके दरबार में रहता था। यह भी इंपॉर्टेंट बनता है कि दंडी किसके, जो संस्कृत भाषा का विद्वान दंडी किसके दरबार में रहता था? नरसिंह वर्मन के द्वितीय के। इसने पेरुंडवेनार को संरक्षण प्रदान किया, जो महाभारत को तमिल भाषा में अनुवाद करने का से संबंधित है। यानी कि पेरुंडवेनार किससे संबंधित है? महाभारत का संस्कृत तमिल भाषा में अनुवाद करना। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया? पेरुंडवेनार ने। इसके अन्य प्रमुख शासक के नंदी वर्मन, परमेश्वर वर्मन प्रथम एवं परमेश्वर वर्मन द्वितीय थे। अब प्रशासन की अगर बात करें तो पल्लवों ने कृषि एवं समुद्री व्यापार को बढ़ावा देकर काफी संपत्ति संग्रहित की, जो इस काल के मंदिर स्थापत्य को परिलक्षित होती है। पल्लव साम्राज्य कोटम में विभाजित था। पल्लव काल में ब्राह्मणों एवं मंदिरों के लिए भूमि अनुदान दिया जाता था, जो कर मुक्त होती थी। गांवों के समूह को नाडू कहते थे। यानी कि नाडू गांवों के समूह को नाडू कहा गया। नाडू के समूह को नगरम कहा जाता था। नगरम का मतलब है जहां नाडू का समूह होगा, यानी कि गांवों को मिलाकर जो है नगर बनेगा, नाडू इसका नगरम बोला गया। नगरम के समूह को मंडलम कहा जाता था। भूमि का स्वामित्व रखने वाले ब्राह्मणों से बनी सभा द्वारा छोटी सभा एवं समितियों के माध्यम से सिंचाई, कृषि, सड़क एवं मंदिरों के संबंधित कार्यों को देखा जाता था। भूमि का स्वामित्व रखने वाले गैर ब्राह्मणों से बनी सभा को उर कहा जाता था। पल्लव कालीन अभिलेखों से में ग्राम सभाओं की सभा एवं उनकी समितियों पर अधिक प्रकाश डाला गया है। समाज एवं दर्शन की अगर हम बात करें तो 4 स्तरीय जाति व्यवस्था और भी अधिक जटिल हो गई, जिसमें ब्राह्मणों का आधिपत्य था। पल्लव रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण थे। पल्लव के शासनकाल के दौरान भक्ति आंदोलन को प्रोत्साहन मिला, यानी कि प्रोत्साहन मिला था। वैष्णव एवं शैव संतों ने विष्णु एवं शिव की भक्ति को प्रोत्साहित किया। शैव संतों को नयानार कहा जाता था, यानी कि जो शैव संत थे, शैव ने शिव को मानने वाले जो संत थे उनको नयानार कहा गया है। महत्वपूर्ण नयानार संत थिरुनावुक्कुसार, अप्पार,
सुंदरार, सुंदरमूर्ति, संबदर यानी कि मणिक्कम वासागर, मणिक वसागर। वैष्णव संतों को अलवार कहा जाता था। महत्वपूर्ण अलवार संत पेरियालवार, अंडाल कवित्री, नम्मालवार, कुलशेखर। पल्लव काल में शैव एवं वैष्णव धर्म को बढ़ावा मिला, जबकि बौद्ध एवं जैन धर्म का पतन हुआ। साहित्य कला एवं स्थापत्य। कांची शिक्षा संस्कृति एवं व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में ही विकसित हुआ। कांची में घटित शिक्षा का केंद्र काफी लोकप्रिय था। पल्लवों के शासनकाल के दौरान संस्कृत के साथ साथ तमिल भाषा एवं साहित्य को भी बढ़ावा मिला। संतों को संरक्षण प्रदान करने में धार्मिक साहित्य के विकास को बढ़ावा मिला। पेरिया पुराण शिव को समर्पित गीतों का प्रबंधन है, वो विष्णु को समर्पित गीतों का संग्रह है। पल्लवों के शासनकाल के दौरान द्रविड़ स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं जैसे विमान, मंडल और गोपुरम का और भी अधिक विकास हुआ। पल्लव शासनकाल के अंतर्गत मंदिर स्थापत्य का विकास विभिन्न राजाओं के अंतर्गत 4 शैलियों में हुआ। जो है महेंद्रवर्मन प्रथम ने के शासनकाल के अंतर्गत चट्टानों को काटकर मंदिर को निर्माण किया गया, जिन्हें मंडप कहा जाता है। यानी कि मंडप क्या है कि चट्टानों को काटकर मंदिर को निर्माण किया जाना क्या कहलाता है, मंडप कहा जाता है। भैरव कोंड मंदिर एवं अंतेश्वर मंदिर इसी शैली के प्रमुख उदाहरण हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में मंडपों का आकार और भी बड़ा हो गया। इस शैली का प्रमुख केंद्र महाबलीपुरम था। इस शैली के अंतर्गत पंच पांडव रथ जैसे एकाश्म रथ मंदिरों का निर्माण किया गया। वराह एवं त्रिमूर्ति इस समय के महत्वपूर्ण मंडपों में शामिल है। राजसिंह शैली के अंतर्गत मुक्त रूप से खड़ी या रचनात्मक मंदिरों का निर्माण होना शुरू हुआ। महाबलीपुरम में मुकुंद नयनार एवं उलाकानेश्वर मंदिर और कांचीपुरम के कैलाशनाथ एवं बैकुंठ पेरुमल मंदिर इस शैली के उत्कृष्ट उदाहरण है। चौथा है नंदीवर्मन शैली के अंतर्गत राजसिम्हा शैली में ही मंदिरों का निर्माण जारी रखा गया। मानतेंगेश्वर एवं मुक्तेश्वर मंदिर इसी शैली के उदाहरण है। सीतन वासल चित्रकला इसी काल से संबंधित है। महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में दक्षिण चित्र का संकलन किया गया। मामुद्र अभिलेख संगीत से संबंधित है। चालुक्य 535 से 1190 ईस्वी। इस राजवंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की। इसका शासन 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच दक्कन के व्यापक क्षेत्र में विस्तृत था। इनकी राजधानी बादामी थी। पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इसी परिवार से संबंधित शासकों ने वेगी, पूर्वी चालुक्य और आगे चलकर कल्याणी से शासन किया। चालुक्य पल्लवों के साथ अनवरत युद्ध में घिरे रहे। पुलकेशिन द्वितीय 608 ईस्वी से 642 ईस्वी। ऐहोल अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि यह चालुक्य वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं योग्य शासक था। ऐहोल अभिलेख का संकलन रवि कीर्ति ने किया था, जो पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था और यह जैन धर्म से संबंधित था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया और दक्षिण की ओर इसके विस्तार को सीमित किया। इसने कदंबों की राजधानी पर अधिकार करने के साथ मैसूर के गंगों को पराजित किया। पल्लवों के साथ पहले संघर्ष में पुलकेशिन द्वितीय की विजय हुई, लेकिन नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा इसकी हार हुई तथा इसने इसकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। पुलकेशिन द्वितीय ने पर्शियन राजा खुर्रो के दरबार में अपना राजदूत भेजा। चीन के बौद्ध भिक्षु हेनस्वांग ने अपने शासनकाल में चालुक्य साम्राज्य की यात्रा की। विक्रमादित्य प्रथम पुलकेशिन द्वितीय के बाद विक्रमादित्य प्रथम ने शासन की बागडोर संभाली। इसने पल्लवों के प्रभाव में बादामी से को मुक्त कराया और इस साम्राज्य को पुनः संगठित किया। विक्रमादित्य द्वितीय विक्रमादित्य प्रथम के उत्तराधिकारी विनयादित्य 681-617 ईस्वी एवं विजयादित्य के बाद विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लवों को पुनः पराजित किया और
इसने दक्षिण गुजरात में अरबों के आक्रमण का प्रतिरोध किया। कीर्तिवर्मन द्वितीय यह चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। दंतीदुर्ग ने इसे पराजित कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के बाद पूर्वी दक्कन क्षेत्र में चालुक्य की एक शाखा का उदय हुआ, जिसकी राजधानी वेगी थी। इन्होंने 11वीं शताब्दी तक शासन किया। 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बादामी के चालुक्यों के वंशजों ने पुनः संगठित होकर शासन करना आरंभ किया। इसकी राजधानी कल्याणी थी। प्रशासन की बात करें तो चोल एवं पल्लव के विपरीत चालुक्य अधिक केंद्रित थे। गांव केंद्रीय प्राधिकरण के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। चालुक्यों के पास व्यवस्थित नौसेना होने के साथ साथ छोटी एवं व्यवस्थित सेना भी थी। आपातकाल के दौरान सैन्य अधिकारी नागरिक कर्तव्य निभाते थे। अर्थव्यवस्था की बात करें, चट्टानी एवं बंजर भूमि होने के कारण इन्हें भूमि से बहुत सीमित आय प्राप्त होती थी। इस काल में भारत में व्यापार एवं वाणिज्य का पतन हुआ, इसलिए चालुक्यों ने अपने नजदीक के क्षेत्र में आक्रमण एवं लूट में अधिक रुचि दिखाई। चालुक्यों द्वारा पश्चिम तट पर अरब व्यापारियों को संरक्षण प्रदान किया गया था। धर्म की बात की जाए तो बादामी के चालुक्य ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे, लेकिन वह अन्य धर्मों का भी सम्मान करते थे। विष्णु, शिव एवं अन्य भगवानों के लिए समर्पित मंदिरों के निर्माण द्वारा ब्राह्मणों का विस्तार परिलक्षित होता है। इस समय जैन धर्म का तो प्रसार हुआ, लेकिन चालुक्यों के शासनकाल में इस धर्म में बौद्ध धर्म का पतन हुआ। जीवन में धार्मिक आयामों में और भी अधिक कर्मकांड शामिल हो गए थे। साहित्य एवं कला एवं स्थापत्य की अगर हम बात करें तो चालुक्यों ने प्राकृत भाषा एवं साहित्य के विकास में योगदान दिया। इन्होंने अजंता कला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा इसे संरक्षण प्रदान किया। चालुक्यों के शासनकाल में नागर एवं द्रविड़ मंदिर निर्माण शैली के संयोजन में बेसर नामक मंदिर निर्माण शैली की शुरुआत हुई, लेकिन राष्ट्रकूट एवं होयसल शासकों के अंतर्गत इसका अधिक विकास हुआ। ऐहोल बादामी एवं पट्टडकल चालुक्यों के संरक्षण को मंदिरों के महत्वपूर्ण केंद्र है। अजंता, एलोरा एवं नासिक के इस काल के कुछ महत्वपूर्ण गुफा मंदिर हैं। इस समय चट्टानों को काटकर अनेक चैत्यों का निर्माण किया गया था और इन्हें भिक्षुओं को सौंपा गया। ऐहोल, बादामी एवं पट्टडकल में चालुक्यों के निम्न मंदिर समूह हैं: लाद खान मंदिर, दुर्गा मंदिर, एक बुद्ध चैत्य, हुची मल्लीगुड़ी मंदिर और मेगुटी का जैन मंदिर ऐहोल समूह में स्थित है। मुक्तेश्वर मंदिर और मेलगुट्टी शिवालय बादामी में है। यूनेस्को में शिव विरासत स्थल में शामिल पट्टडकल में 10 मंदिर हैं। पापनाथ मंदिर नागर शैली में है। संगमेश्वर मंदिर एवं विरूपाक्ष मंदिर द्रविड़ शैली में है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, इस वीडियो के साथ ही हमारा प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हो जाता है। अगली वीडियो से हम जो है मध्यकालीन इतिहास पर चर्चा शुरू करेंगे। चलिए वहां पर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।